हम लोग इंडिफरेंस कर्व स्टडी कर रहे थे, उदासीनता वक्र, और इसके अंदर आज हम स्टडी करेंगे इंडिफरेंस मैप क्या होता है, उदासीनता मानचित्र क्या होता है। इसको एक कर्व से हम समझेंगे। एक्स एक्सेस जो है, ओ एक्स एक्सेस, इस पर एक्स वस्तु की मात्रा दिखाई गई है, ओ वाई एक्सेस पर वाई वस्तु की मात्रा दिखाई गई है। इस कर्व को आप देखिए, और इसमें कुछ कर्व्स बनाए गए हैं, IC1 यानी इंडिफरेंस कर्व, फर्स्ट इंडिफरेंस कर्व, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इस तरह से। जो उपभोक्ता है उसके पसंदगी फलन का जो पूर्ण विवरण होता है, एक उदासीनता मानचित्र के द्वारा उसको हम दिखाते हैं या व्यक्त करते हैं। अभी होता क्या है उदासीनता मानचित्र में, देखिए उदासीनता मानचित्र में एक जो कंज्यूमर है उसके जितने भी पसंदगी स्तर है, या ये फर्स्ट है या सेकंड है या थर्ड है या फोर्थ है या कुछ और है, जितने भी उसके पसंदगी स्तर होते हैं उतने ही उसके उदासीनता वक्र होते हैं। जैसे इस डायग्राम में हम देखेंगे, इस चित्र में, तो कितने उसके पसंदगी स्तर हैं, 4 दिखाए गए हैं। उदाहरण है ये 1, 2, 3 और 4। क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है सबसे इसमें? इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि उदासीनता जो मानचित्र होता है उसके अंदर एक कंज्यूमर के जितने भी पसंदगी स्तर होते हैं उतने ही उनके उदासीनता वक्र होते हैं। तो देखिए, अगर इस हम चित्र को देखते हैं जिसके अंदर क्या है कि 4 उदासीनता वक्र बनाए गए हैं। अब जो पहला उदासीनता वक्र है, कर्व है IC1, अगर हम, जैसे पिछले वीडियो में मैंने एक एग्जाम्पल दिया था राम का, तो अगर इसमें भी हम सेम एग्जाम्पल लें तो जो IC1 कर्व है इसके सभी पॉइंट्स हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं इस कर्व के ऊपर जो भी पॉइंट्स आते हैं वो सभी बिंदु क्या बताते हैं, ये हम पॉइंट्स कह सकते हैं या कॉम्बिनेशंस कहते हैं, वो क्या बताते हैं, इन दो वस्तुओं के क्या बताते हैं, इन दो वस्तुओं को उस उपभोक्ता को क्या संतुष्टि मिली वो दिखाते हैं। जैसे हम एक राम का एग्जाम्पल लेते हैं तो IC1 कर्व हमें वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बताता है, संयोग बताता है, वो पॉइंट्स बताता है जिसमें राम को क्या क्या संतुष्टि मिलती है। इसी प्रकार जब हम IC2 लेते हैं तो IC2 के भी सभी जो कॉम्बिनेशंस है, जो संयोग है, वो ये बताते हैं कि राम को कितनी समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। लेकिन क्या है इसके अंदर, जो उदासीनता वक्र IC2 है, जैसे ये, इसके सभी संयोग उदासीनता वक्र IC1 के सभी संयोगों की तुलना में क्या करते हैं, अधिक संतुष्टि प्रदान करते हैं, या हम कह सकते हैं कि ज्यादा उपयोगिता प्रदान करते हैं। जब भी ये एक मानचित्र बनाया जाता है तो इस मानचित्र के अंदर जो दाईं तरफ का उदासीनता वक्र है, यानी कि जो इस तरफ ऊपर की तरफ आ रहा है, प्रत्येक जो दाईं तरफ का उदासीनता वक्र है वह क्या करता है, बाईं तरफ के उदासीनता वक्र से संतुष्टि के स्तर को ज्यादा दिखाता है। यानी जो ऊपर है उदासीनता वक्र, उसमें उपभोक्ता को ज्यादा संतुष्टि मिलती है, ऊंचे स्तर को व्यक्त करता है। क्यों करता है? क्योंकि दाईं तरफ की उदासीनता वक्र का जो प्रत्येक बिंदु है वो दोनों वस्तुओं की अधिक मात्राओं के कॉम्बिनेशन को बता रहा है। ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि जो उदासीनता वक्र विश्लेषण होता है उसकी यह मान्यता है, यानी कि कुछ अजम्पशंस है, उसमें से एक अजम्पशन क्या बताई थी कि वह कॉम्बिनेशन जिसमें सभी वस्तुओं की अधिक इकाइयां हैं, ऐसा कोई भी, जैसे इसमें कॉम्बिनेशन में वस्तुओं की इकाइयां कम है, ऊपर वाले में ज़्यादा है, इस तरह से वह संयोग जिसमें सभी वस्तुओं की अधिक इकाइयां हैं, या हम कहें कि एक वस्तु की अधिक इकाई है, वह अधिक संतुष्टि प्रदान करता है। और ये जो दिखाया गया है एग्जाम्पल, ये क्या है, एक कंज्यूमर के, उपभोक्ता के काल्पनिक उदासीनता मानचित्र को दर्शाया गया है, यहाँ पर दिखाया गया है। इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं इसमें, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो प्रत्येक दाईं ओर का वक्र है, राइट साइड का जो कर्व है,
वो ज़्यादा ऊंची, अधिक ऊंची संतुष्टि के लेवल को बताता है, तथा वस्तुओं के जो श्रेष्ठ कॉम्बिनेशन है उसको बताता है ये। तो ये है हमारा इंडिफरेंस मैप, जिसे हम उदासीनता वक्र कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आज का टॉपिक है उदासीनता वक्र विश्लेषण की मान्यताएं। क्या क्या अजम्पशंस हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। देखिए, कोई भी चीज़ होती है इकोनॉमिक्स में तो वो कुछ मान्यताओं पर आधारित होती है। तो इंडिफरेंस कर्व भी, उदासीनता वक्र भी, इसकी भी कुछ मान्यताएं हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट मान्यताओं के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो इसमें सबसे पहली जो मान्यता है वो क्या है, वो ये है कि उपभोक्ता का उद्देश्य अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना है। ऑब्जेक्टिव ऑफ कंज्यूमर इज टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन। बिल्कुल सही है ये। अगर हम आम भाषा में भी देखें और आम जो ट्रेंड है वो भी देखें तो हम सभी एक कंज्यूमर्स हैं, उपभोक्ता है। और हमारा जो क्या ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हमारा उद्देश्य क्या होता है, हमारा उद्देश्य होता है कि कोई भी चीज़ हम परचेज करते हैं तो उससे ज़्यादा हमें संतुष्टि मिल पाए। कंज्यूमर हमेशा यही चाहता है कि उसे अधिक से अधिक संतुष्टि मिले। तो जब हम उदासीनता वक्र विश्लेषण की बात करते हैं तो वो इस पर आधारित है कि उपभोक्ता अपने सीमित साधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का ऑब्जेक्टिव रखता है, लक्ष्य रखता है। लेकिन इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ जरूरी है सबसे, इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट और आवश्यक चीज़ है वो ये है कि कंज्यूमर को, उपभोक्ता को क्या होना चाहिए, बाजार की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तभी वो ऐसी चीज़ें परचेस करेगा, ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट परचेस करेगा जिससे कि उसका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज हो जाएगा, जिससे कि उसकी संतुष्टि अधिकतम होगी। नेक्स्ट मान्यता क्या है, अगली मान्यता है वस्तुओं का विभाजनीय होना, डिविजिबिलिटी ऑफ कमोडिटी। देखिए, वस्तुओं का जो है छोटी छोटी इकाइयों में विभाजन संभव है, पॉसिबल है। और साथ ही यह मान्यता भी है कि बाजार में जो कंजम्पशन किया जाता है, उपभोग क्रिया होती है, उसके दौरान क्या होता है कि पूर्ण निश्चितता की स्थिति रहती है। इसलिए इस मॉडल को स्थैतिक प्रकृति का कहा जा सकता है, स्टैटिक नेचर का कहा जा सकता है। अगली मान्यता जिसके ऊपर उदासीनता वक्र विश्लेषण आधारित है वो ये है घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापना दर, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यह मान्यता है कि जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता की आय को क्या मानते हैं कि सीमित होती है, और उसके द्वारा जो भी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस प्राप्त होते हैं, विभिन्न संयोग प्राप्त होते हैं, उससे उसे अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना होता है, उसको अपनी संतुष्टि को मैक्सिमाइज करना होता है। इसलिए क्या होता है, उपभोक्ता एक वस्तु की मात्रा में क्या वृद्धि करना चाहता है, तो प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के बदले वह दूसरी वस्तु की मात्रा का त्याग करने के लिए तैयार रहता है। यानी कि किसी एक कमोडिटी का कंजम्पशन वो ज़्यादा करता है, दूसरी का कम करता है, और इस तरह से वो अपनी संतुष्टि को मैक्सिमाइज कर लेता है, अपनी संतुष्टि को अधिकतम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रमवाचक मापनीयता, ऑर्डिनल मेजरमेंट। जो ये इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का अजम्पशन है, बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन है। यह विश्लेषण इस मान्यता पर आधारित है कि उपभोक्ता को प्राप्त होने वाली जो संतुष्टि है, सेटिस्फैक्शन है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो कंज्यूमर के विवेक के ऊपर डिपेंड करती है। और जो विवेक है उसको किसी भी पैमाने से नापा नहीं जा सकता, कोई मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है उसका। कंज्यूमर की जो वरीयता है उसके अनुसार अपनी संतुष्टि को वो क्या करता है, क्रमबद्ध करता है, क्रमबद्ध करता भी है और कर सकता भी है। यानी कि ऑर्डिनल मेजरमेंट है, उसके विवेक को कोई प्रॉपर मेजरमेंट करना पॉसिबल नहीं है।
अगली जो मान्यता जिसके ऊपर उदासीनता वक्र विश्लेषण आधारित है वो है सामंजस्य एवं सतर्कता। अगला हमारा मान्यता है उदासीनता वक्र की सामंजस्य एवं सकर्मकता, कंसिस्टेंसी एंड ट्रांजिटिविटी। यह मान्यता है इसके अंदर कि उपभोक्ता जब अपनी जो कंज्यूमर है जब अपनी संतुष्टि के अनुसार प्रोडक्ट्स को खरीदता है और वस्तुओं के क्रम की वरीयता स्थापित करता है, यानी कि पहले उसको कौन सा लेना है, दूसरा कौन सा कॉम्बिनेशन है, जब वो यह वरीयता स्थापित करता है तो यह वरीयता क्या होती है, स्थिर होती है। इसके अंदर कंज्यूमर बार बार चेंजेस नहीं कर सकता है, फेरबदल नहीं कर सकता है। इसी नियम के अनुसार उपभोक्ता की जो प्रेफरेंसेस हैं, जो अधिमान है, उनमें क्या होती है, सकर्मकता होती है, ट्रांजिटिविटी होती है। क्या मतलब है इसका, अर्थात एक वस्तु की दूसरी वस्तु की तुलना में वरीयता प्राप्त होती है। एक बार फिर से शॉर्ट में हम देख लेते हैं क्या क्या मान्यताएं हैं जिसके ऊपर आधारित है हमारा उदासीनता वक्र विश्लेषण। सबसे पहली है, उपभोक्ता का उद्देश्य क्या होता है, हमेशा अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना होता है। और सेकंड है, वस्तुओं का विभाजन होना, डिविजिबिलिटी ऑफ कमोडिटी। थर्ड है, घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापना दर, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। फोर्थ है क्रमवाचक मापनीयता, और नेक्स्ट है इसमें सामंजस्य एवं सकर्मकता। नेक्स्ट टॉपिक जो हम आज स्टडी करेंगे वो है सीमांत प्रतिस्थापना दर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये जो सीमांत प्रतिस्थापना दर है, या जिसे हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, ये उदासीनता वक्र विश्लेषण का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट उपकरण है। और ये उदासीनता वक्र में इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में क्या काम करता है, ये वही काम करता है जो यूटिलिटी एनालिसिस के अंदर, जो मार्शल ने यूटिलिटी एनालिसिस दिया है उसके अंदर मार्जिनल यूटिलिटी की धारणा के द्वारा किया जाता है। अब ये जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, सीमांत प्रतिस्थापना दर है, ये क्या बताता है हमें, क्या चीज़ शो करता है ये इंडिफरेंस कर्व में। देखिए, जो प्रतिस्थापना की सीमांत दर है वो एक तरह से क्या है, ये एक्सचेंज रेशियो आप कह सकते हो, विनिमय अनुपात है। और ये क्या बताता है, ये बताता है कि जब एक कंज्यूमर के पास दो वस्तुएं होती है, दो वस्तुओं के बारे में ही हम स्टडी करते हैं इंडिफरेंस कर्व में, तो जब कंज्यूमर के पास दो वस्तुएं होती है तो वह एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु को किस रेट पर छोड़ने के लिए या लेने के लिए तैयार होता है, कि जिससे कि उसकी जो टोटल सेटिस्फैक्शन है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना हो। ये शो करता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सीमांत प्रतिस्थापना दर। इसको हम एक तालिका से समझेंगे। ये मैंने एक तालिका बनाई है, देखिए, उदासीनता अनुसूची तथा प्रतिस्थापना की सीमांत दर। फर्स्ट कॉलम में संयोगों को बताया गया है, 5 संयोग हैं, A B C D E। फिर एक वस्तु X ली है, एक वस्तु Y, और एक लास्ट जो कॉलम है उसमें देखिए X वस्तु की Y वस्तु के लिए सीमांत प्रतिस्थापना दर, यानी कि एक वस्तु के लिए दूसरी कितनी वस्तु छोड़ने के लिए वो तैयार है या लेने के लिए तैयार है, उसके प्रपोर्शन को हम यहाँ शो करते हैं। इस तालिका को, इस शेड्यूल को हम समझेंगे तो देखिए इसके अंदर एक कंज्यूमर है और X वस्तु और Y वस्तु के कॉम्बिनेशंस को दिखाया गया है। जब ये उपभोक्ता X तथा Y वस्तु के लिए A कॉम्बिनेशन पर है, तब उसके पास X वस्तु की देखिए कितनी है, 1 इकाई है, 1 यूनिट है, और Y वस्तु की 12 इकाइयाँ हैं।
जिनसे उपभोक्ता को कुल उपयोगिता या हम कह सकते हैं संतुष्टि का एक लेवल प्राप्त होता है। अब यदि उपभोक्ता एक्स वस्तु की एक और इकाई प्राप्त करना चाहता है, यानी कि अगर कंज्यूमर को एक इकाई और लेनी है, किसकी? एक्स वस्तु की, तो उपभोक्ता यदि एक्स वस्तु की एक और इकाई प्राप्त करना चाहता है तो संतुष्टि के समान स्तर पर बने रहने के लिए उसे क्या करना होगा? वाई वस्तु की कुछ इकाइयां त्यागनी होगी। तो आप देखिए बी संयोग पर एक्स वस्तु की एक और इकाई के लिए, पहले एक इकाई थी, एक और इसने बढ़ाई है, दो कर ली, तो एक और इकाई के लिए वाई वस्तु की उसको कितनी इकाइयों का त्याग करना पड़ा? पहले वाई वस्तु की 12 इकाइयां यूज कर रहा था, अब कितना त्याग करना पड़ा उसको? अब 8 ले रहा है, यानी कि 4 का उसको त्याग करना पड़ा। ठीक है, अर्थात यहां वाई वस्तु को एक्स वस्तु में बदलने की दर कितनी है? 4 है। इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं, एक्स वस्तु की एक इकाई के लिए वाई वस्तु की 4 इकाइयों का त्याग किया जा सकता है। यही प्रतिस्थापना की सीमांत दर होती है और इसे उदासीनता वक्र विश्लेषण में इस प्रकार व्यक्त करते हैं, एक्स वस्तु की वाई वस्तु के लिए प्रतिस्थापना की सीमांत दर 4 है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं एक्स वस्तु की वाई वस्तु के लिए प्रतिस्थापना की सीमांत दर वाई वस्तु की वह मात्रा है जिसको एक्स वस्तु की एक इकाई प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता त्यागने को तैयार हो जाता है, जिससे कि उसकी जो संतुष्टि है उसका स्तर समान रहे। अब नेक्स्ट देखिए, उपभोक्ता जब बी संयोग से सी कॉम्बिनेशन पर जाता है, जब बी से सी पर जाता है तब यह एक्स वस्तु की एक और इकाई प्राप्त करने के लिए वाई वस्तु की क्या करता है? कितनी इकाइयां त्यागने के लिए तैयार है? 3 इकाइयां त्यागने के लिए तैयार है। तो हम क्या कह सकते हैं कि एक्स वस्तु की वाई वस्तु के लिए प्रतिस्थापन की जो सीमांत दर है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई है, वो कितनी है? 3 है। इसी तरह जब कंज्यूमर सी से डी बिंदु पर जाता है तब प्रतिस्थापना की सीमांत दर क्या हो जाती है? 2 हो जाती है। तथा जब वो डी से ई पर जा रहा है तो ये रेट कितनी होगी? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन 1 हो जाती है। किसी भी उदासीनता वक्र पर प्रतिस्थापना की सीमांत दर को कैसे मेजर किया जाए? अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसको मेजर कैसे किया जाए। देखिए, उदासीनता वक्र पर जो प्रतिस्थापना की सीमांत दर का मापन है, जो मेजरमेंट है, इसको हम एक कर्व से स्पष्ट कर सकते हैं, ड्रॉ करके देख सकते हैं। देखिए, इस डायग्राम को आप देखेंगे तो देखिए एक्स एक्सिस पर एक्स वस्तु दिखाई है हमने, वाई एक्सिस पर वाई वस्तु दिखाई है और इसमें एक उदासीनता वक्र बनाया गया है, इंडिफरेंस कर्व बना है, जिस पर उपभोक्ता जो कंज्यूमर है ए से बी पर आता है। जब वो ए से बी पर आ रहा है, जब वो ए से बी पर आ रहा है तो एक्स वस्तु की कितनी मात्रा के लिए? देखिए, एक्स वस्तु की आर बी क्वांटिटी के लिए वाई वस्तु की ए आर मात्रा का त्याग कर रहा है। ठीक है, जब वो कंज्यूमर ए से बी पॉइंट पर आ रहा है तो वो एक्स की आर बी क्वांटिटी को क्या कर रहा है? मात्रा को लेने के लिए वाई का कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? वाई की ए आर मात्रा का त्याग कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। और क्योंकि जो कंज्यूमर है पहले वाले ही इंडिफरेंस कर्व पर रहता है, उदासीनता वक्र पर रहता है, तो उसकी जो संतुष्टि है समान बनी रहती है, सेटिस्फेक्शन उसका समान रहता है, जितना पहले था उतना ही रहता है। इसलिए यह कह सकते हैं हम इसके अंदर कि वाई वस्तु की ए आर मात्रा का त्याग करने से उसकी संतुष्टि में जो कमी होती है, उसके सेटिस्फेक्शन में जो कमी होती है, वह एक्स वस्तु की आर बी मात्रा बढ़ाने पर संतुष्टि में
वृद्धि होती है के बराबर है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं x वस्तु की y वस्तु के लिए प्रतिस्थापना की सीमांत दर या मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x फॉर y कितनी है यहाँ, इसको हम लिख सकते हैं MRS। देखिए MRS यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन XY इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं AR ऑब्लिक RB, अर्थात मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ x फॉर y इज इक्वल टू चेंज कितना हुआ है y में अपॉन कितना चेंज हुआ है x में। ये दिखाता है वस्तु y की मात्रा में कितना चेंज हुआ है, थोड़ा चेंज, और ये दिखाता है वस्तु x की मात्रा में कितना चेंज हुआ है। तो इस तरह से मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है, उपकरण है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में, इसको हम शेड्यूल से शो कर सकते हैं। ये मैंने समझाया आपको कि तालिका कैसे बनाते हैं इसकी और क्या दर्शाती है ये तालिका, और हम इसको कर्व से दिखा सकते हैं।